आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा के पंचकुला में पंचकुला के बीजेपी दफ्तर पंचकमल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जिन नेता से आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजस्थान के बीजेपी नेता हैं और हरियाणा बीजेपी में एक अहम कड़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं सतीश पूनिया जी? जी बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको हरियाणा? देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, बढ़िया। प्रभारी के तौर पर नॉर्मली कितना आप आते हैं हरियाणा में, कितना विजिट करते हैं? कुछ तो हरियाणा को एक अच्छा मजदूर मिल गया, मेरा काम करने का शौक है तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई तो मुझे अवसर भी ज़्यादा मिलता है और मुझे काम भी ज़्यादा देते हैं। तो इस नाते महीने में लगभग 8-10 दिन, हफ्ता 10 दिन तो कम से कम निकलता है मेरा। ये जिम्मेदारी जब से संभाली है आपने, हरियाणा में कई विजिट और कई बार आप भ्रमण कर चुके होंगे, पूरे हरियाणा में गए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई? मैं लोकसभा से हरियाणा में काम कर रहा हूँ और लोकसभा से ही हमने हरियाणा के विधानसभा को जीतने की रणनीति पे काम शुरू किया था। और क्योंकि हरियाणा भौगोलिक रूप से राजस्थान के मुकाबले बहुत छोटा है, हाँ। तो मुझे यहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सरफेस पे घूम लेता हूँ। लगभग पूरा हरियाणा मैंने घूम लिया है। बाय रोड चलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। राजस्थान से लगता है हरियाणा, और क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है इस वक्त, कल्चरल लिहाज से बात करें, पॉलिटिकल लिहाज से बात करें, क्या अंतर आप पाते हैं? मेरा तो जो जन्म हुआ बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पे हुआ है, सारी रिश्तेदारियां इधर ही हैं, तो मेरे लिए हरियाणा कोई नया नहीं था। सांस्कृतिक रूप से भी और कुछ जो पार्ट हमारा हरियाणा का जो जुड़ा हुआ है, जैसे हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़, ये ज़िले जो है, नारनौल, ये रेवाड़ी, ये सारा हमारा राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफ़ी समानताएं हैं। इसलिए मुझे काम करने में जोर भी नहीं आया, क्योंकि लोगों से मेलजोल राजनीतिक रूप से भी था, नज़दीक का स्टेट है तो आपस में कार्यकर्ताओं का आना जाना, मेरा भी कई अवसरों पर आना हुआ। लेकिन चुनाव के दौरान क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, पॉलिटिकल वर्किंग ज़्यादा हुई, धरातल पर काम ज़्यादा हुआ, तो मैं हरियाणा को चुनाव के दौरान ज़्यादा समझ पाया। चुनाव के दौरान ज्यादा बारीकी से आपने हरियाणा की सियासत को देखा है। 1 साल से ज्यादा हो गया कि नायब सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पहली बात तो हरियाणा में एक मिथक था कि भारतीय जनता पार्टी की कभी यहाँ सरकार नहीं बन सकती। 2014 से पहले, बिल्कुल उससे पहले, क्योंकि हमारी क्योंकि धारणा थी कि हम अर्बन बेस्ड पार्टी, शहरों की पार्टी और चंद बिरादरियों की पार्टी। तो ज़्यादातर समय हरियाणा में गठबंधन की राजनीति में हम लोगों ने काम किया, जूनियर पार्टनर के तौर पे। स्वाभाविक तौर पर केंद्र में भी सरकार होती थी तो हम लोग यहाँ जूनियर ही होते थे। लेकिन हरियाणा की जनता को धन्यवाद दूंगा कि वाजपेयी जी के युग से इसकी शुरुआत हुई और मोदी युग तक आते आते एक अच्छी फॉलोइंग इररिस्पेक्टिव कास्ट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनी, और तीसरी बार सरकार बनना हरियाणा जैसे प्रदेश में मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि थी। सरकार बनी तो स्वाभाविक बात पर सरकार केवल आनंद का विषय नहीं होती, सरकार चुनौती भी होती है। 2014 की मनोहर लाल जी की सरकार और उसके बाद 2019 में फिर से उनका आगमन और फिर 24 में नायब सैनी का आगमन। मेरे ख्याल से इस पूरे कालखंड के अंदर हरियाणा में जो धरातल पर वास्तविक मुद्दों पर जो काम होना था वो हुआ, और यही कारण है कि लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ता चला गया। एक फैक्टर केंद्र की सरकार भी थी कि मोदी की सरकार ज़मीनी तौर पर कुछ काम ऐसे कर रही थी जिसमें नीचे के तबके के लोगों को एक रिलीफ मिलती है, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान। केंद्र की प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये 152D ले लीजिए या नेशनल हाईवेज ले लीजिए, एक्सप्रेस वे ले लीजिए, तो उससे कुल मिलाकर लोगों में एक भरोसा बढ़ा। नायब सैनी जी को क्योंकि मनोहर लाल जी के विकल्प के तौर पे लाया गया था और उसके बाद तुरंत चुनाव आ गए, हो सकता है नायब सैनी जी को जब बने होंगे तो लोगों ने इतनी अपेक्षा नहीं रखी होगी, लेकिन नायब सैनी आज मुझे लगता है कि जनता के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, बड़ी बात तो ये है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पर ही सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के हरियाणा में अब तक आई हैं, ये इतिहास बना है अब तक। नायब सैनी जी ने लोगों की जो अपेक्षा है उनकी पूर्ति के लिए साल भर में अच्छा काम किया है। 24 फसलों की MSP देश में कहीं नहीं है, हरियाणा में है। लाडो लक्ष्मी की शुरुआत यहीं से हुई और उसके बाद दूसरे प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इक्वली उसी तरीके से। दूसरा, यहाँ भर्तियों का और नौकरियों का, जो मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची की शुरुआत की थी, पारदर्शी तरीके से हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देना, और ये कमिटमेंट के साथ कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले 25,000 भर्तियाँ पूरी करूँगा। तो कमिटमेंट वाला मुख्यमंत्री है, और इसलिए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी 1 साल की सरकार, इसका यदि आकलन करें तो अच्छी मेरिट से काम कर रही है। अच्छा, करीब 9.5 साल तक मनोहर लाल सीएम रहे हरियाणा के। आपने जिम्मेदारी संभाली, चुनाव के बाद की हम बात करें, उससे पहले भी नायब सिंह सैनी को कमान दे दी गई थी। वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर आप पाते हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, वैसे तो इंसान खूबियों के साथ ही जन्म लेता है, और जब काम करता है तो उस पर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग उसका आकलन करते हैं। मनोहर लाल जी संगठन के आदमी थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने राजनीतिक रूप से हरियाणा को नई दिशा में ले जाने का काम किया। उनके बारे में ये जरूर चर्चा करते हैं कि वो मिलते जुलते कम थे, लोगों के बीच में कम दिखते थे, लेकिन उस एवज में उतना ही बेहतरीन प्रशासनिक काम भी वो करते थे। ऐसी कुछ योजनाएं जिनको लागू करना, यानी मनोहर लाल जी का अधिकांश समय गवर्नेंस में। नायब सैनी की खूबी है कि विरासत में गवर्नेंस तो मिल गई, लेकिन उसमें उन्होंने ऐड किया कि वो पब्लिक के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में ज़्यादा जाते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो पर्सनैलिटीज़ का कंपैरिजन नहीं हो सकता, उनके काम का लेखा जोखा हो सकता है, और उसके बाद उसमें किसने ऐड कैसे किया। तो मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी की जो विरासत थी और नायब सैनी ने उसको अच्छे तरीके से संभाला। बखूबी आगे लेकर जा रहे हैं मनोहर लाल जी की जो विरासत थी उसे। पार्टी के हरियाणा संगठन को लेकर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि नए बीजेपी अध्यक्ष भी मिल गए हैं, कुछ राज्यों में तब्दीली हुई है। हरियाणा में भी जल्द ही कोई बदलाव या फिर इन्हें भी एक्सटेंशन मिलना है, तो क्या जल्द ही कोई ऐलान हो सकता है? ऐसी कोई जानकारी आप दे पाए? देखिए, मेरे ख्याल से हालांकि हम लोगों ने बूथ, मंडल और ज़िला, जो पार्टी का ग्रास रूट का जो नेटवर्क है, जो जायज़ है, जिसको करना चाहिए, वो सारा हमारा तैयार हो चुका था और वर्किंग में है। कई बार परिस्थितिवश या ज़रूरतवश या कई बार निर्णय में और लोगों की राय कैसे ऐड हो, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का और मनोनयन हुआ, तो केंद्र के नेतृत्व के मन में क्या है और किस तरीके की लीडरशिप चाह रहे हैं। तो इसमें नाजायज कुछ नहीं, नैतिक तरीके से ही ये प्रिविलेज है पार्टी का, संसदीय बोर्ड का, कि हमें अच्छे तरीके से भविष्य के लिए और इस तरीके की लीडरशिप विकसित करें। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन आए, एक अच्छा फैसला गया। इसको कोई दुस्साहस कह सकता है, कोई साहस कह सकता है, दुस्साहस कैसे? कोई चमत्कार कह सकता है, कोई ताजुब कर सकता है। अच्छा, लेकिन आप भी हैरान हुए होंगे, है ना? नहीं, हम हैरान इसलिए, तो जो करती है वो बाद में नेताओं को भी बाद में पता चलता है। हम इसलिए हैरान नहीं है कि हमारे लिए ये, क्योंकि ये तो माना ही जाता था कि पार्टी जब मंडल अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की उम्र कम कर रही है, हमारे यहाँ पहले 60 साल का मंडल अध्यक्ष होता था, अब 45 साल से नीचे का है जी पूरे देश में। तो इसका मतलब पार्टी का ये कमिटमेंट दिखता था कि पार्टी नई लीडरशिप लाएगी। कौन होगा, क्या बिरादरी होगी, ये अलग दिगर बात है, पर इस तरीके के पद जाति के भी मोहताज नहीं होते हैं। वहाँ पर उनकी ऊर्जा और उनका जो निष्ठा, उनका जो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, ये मायने रखती है। तो हरियाणा के अध्यक्ष के बारे में भी केंद्र जब निर्देश देगा, या तो उनका प्रिविलेज है, वो कभी यहाँ भी जो ये बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर महज 45 साल के हैं, तो हरियाणा में भी ऐसा कुछ हो सकता है? युवा अध्यक्ष मिल सकते हैं हरियाणा को, या सारे ही समीकरणों पर विचार होगा? एक दिशा तो दी है कि राजनीति में अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान लोग आए। प्रदेशों में भी काफ़ी अपेक्षाकृत नई लीडरशिप आई है, लेकिन हरियाणा के बारे में क्योंकि निर्णय भी हुआ नहीं है, भविष्य के गर्भ में है, खाली कल्पनाएं कर सकते हैं, पर विशेषाधिकार तो केंद्र का ही है कि वो निर्देश देंगे, चुनाव कराने, चुनाव हो जाएंगे, वो मनोनयन करेंगे, तो उनके हाथ में। आपने कहा कि ऐसे पद जातिगत समीकरणों के मोहताज नहीं होते, लेकिन आप ये भी जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग बहुत मायने रखती है। एक एक प्रदेश की इकाई की हम बात करें
कांग्रेस का ही हम देख लें, जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन रहा कि आप सरकार में हैं तो सीएम प्लस जो आपके संगठन संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित होते थे। अगर आप विपक्ष में हैं तो नेता विपक्ष जाट समुदाय से आएंगे, दलित समुदाय से अब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। जाट प्लस ओबीसी का जो फॉर्मूला अपनाया गया के, तो आपकी पार्टी क्या उस पर भी गौर करेगी कि आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, अगर वहां दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो हम कुछ अलग कर सकते हैं, हम बड़ा संदेश दे सकते हैं? नहीं, हम दूसरी पार्टी के निर्णय से प्रभावित नहीं होते। नहीं होता। फिर तो हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी से प्रभावित होना चाहिए था, फिर हम 45 साल का नहीं बनाते। सरकारों में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो सकता है एक पक्ष ये भी होता है कि वहाँ सोशल इंजीनियरिंग अपनानी है, जो हमारे मंत्रिमंडल में है, हरियाणा के मंत्रिमंडल में दिखती है। पर पार्टी की केंद्र की मंशा के अनुरूप मुझे नहीं लगता कि संगठन के पदों में ये प्रायोरिटी नहीं है। हम सबको अवसर देते हैं। बीजेपी केवल सामाजिक बंधनों में बंधी हुई पार्टी नहीं है। बीजेपी जब ये कहती है हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, तो उस शब्द के हिसाब से ही हम काम करते हैं और इसलिए अवसर देते हैं। कई बार बहुत सामान्य से कार्यकर्ता भी अच्छे पदों पे जाते ही हैं, और अभी तक जितना बैकग्राउंड दूसरे दलों में संभव नहीं है, रीजनल पार्टीज में नहीं है, परिवारों की पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी जी का मुख्यमंत्री बनना, नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये अपने आप एक दिखते हैं कि इन निर्णय में बीजेपी कितनी निष्पक्ष है। जब से आप लोग हरियाणा में सरकार बना पाए, तब से सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको एक्सटेंशन भी मिली, ओपी धनखड़ भी मिले, तो नॉन जाट प्लस जाट वाला ही रहा कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्योंकि सीएम भी नॉन जाट, प्रदेश अध्यक्ष भी नॉन जाट, लेकिन प्रभारी के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई, तो ये तो है कि कॉम्बिनेशन तो आप भी देखकर चलते हैं, आपकी पार्टी भी देखकर चलती है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जितना कंप्रोमाइज करना होता है, जितना अवसर देना होता है, उतना दिया जाता है, लेकिन ये प्राथमिकता नहीं है। अच्छा कार्यकर्ता किसी बिरादरी का हो सकता है, कोई अच्छा कार्यकर्ता किसी सामाजिक वर्ग का होगा। अब मान लीजिए केवल इसी से कैलकुलेट करते तो नितिन नबीन जी तो कायस्थ हैं, और देश में अलग अलग जाति बिरादरियों का होता है। तो यहाँ मुझे लगता है योग्यता की कदर ज्यादा है, योग्यता के आधार पर ही पद या जिम्मेदारी दी जाती है। जो मैंने कहा ना कि हमें किसी वर्गों से कोई परहेज नहीं है, और जब मान लीजिए हमें काम करना है कौम के लिए, किसान कौम के लिए, तो मेरा दावा है कि किसान क्रेडिट कार्ड से लेके, फसलों की बीमा योजना से लेके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके, पीएम किसान से लेके, इस देश में किसान कौम के लिए रिफॉर्म के जो काम किए, और जो बिल्कुल छोटा खेत में बैठा हुआ छोटी जोत का किसान है, उसके लिए जितना अभिनव काम हुआ है आज तक ही नहीं हुआ। तो किसी सामाजिक वर्ग के जो अंत्योदय की हमारी अवधारणा है, कि जो हमारे लोगों ने सिखाया कि अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट पीपल, आखिरी व्यक्ति को और अपलिफ्ट करना, तो वो हम नीतियों के आधार पर करते हैं, पद प्रतिष्ठा से नहीं, नीतियों के आधार पर उसका उत्थान होता है। संगठन में बात करें, कुछ नई नियुक्तियां हो सकती हैं, साथ ही कैबिनेट को लेकर भी अगर हम चर्चा करें, हालांकि हम जानते हैं कि सीएम साहब का अपना ही अधिकार होता है, ठीक से काम कर रही है कैबिनेट, या आने वाले दिनों में कोई बदलाव की भी कोई गुंजाइश है, संभव? अभी मुझे नहीं लगता, और हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है, जो मैं जितने दिन में समझ पाया, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को पूरी साहब नजर नहीं आता है सरकार का कोई भी काम। अविश्वास प्रस्ताव भी अभी लेकर आए, हालांकि नंबर्स नहीं थे, और जब वोटिंग होनी थी उससे पहले ही वॉकआउट कर गया था विपक्ष, लेकिन कहते हैं हर एक वर्ग परेशान है सरकार से। ये सरकार बना ली है बीजेपी ने, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सरकार चुराकर बीजेपी की झोली में डाली है। नहीं, हमें विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। मैं 2-3 दफे असेंबली भी गया हूँ, डिबेट सुनी है। विपक्ष का धर्म यह है कि वो सरकार को जगाए, सरकार को चेताए, और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर लोगों को रिलीफ देने के लिए सरकार से लड़े। लेकिन सिवाय आलोचना के मुझे धरातल पर उनका कुछ नहीं दिखा, कोई एजिटेशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई तार्किक रूप से कोई सदन से लेकर सड़क के बाहर भी उन्होंने कोई बात कही हो। जो अच्छा, एक बात तो है कि बीजेपी विपक्ष में भी बेहतर काम करती थी, अनुभव है आप लोगों के पास लंबा। मैंने तो विपक्ष में ही ज़्यादा काम किया है, और हम आंदोलन की ही उपज हैं, बोफोर्स भ्रष्टाचार से लेकर राम मंदिर से लेकर कश्मीर के आंदोलन तक। तो बीजेपी रचनात्मक रूप से भी, आंदोलन के तरीके से भी, और शासन के नज़रिए से भी अच्छा काम करती है। बीजेपी हर भूमिका में फिट है, कांग्रेस अनफिट है। अनफिट है। साथ ही हरियाणा की रीजनल पार्टीज की बात करें, 2014 से पहले आप लोग जब भी सरकार में आए, जनसंघ की भी यहाँ तक कि हम बात करें, लोकदल के अलग अलग स्वरूप के साथ आप लोग आए जूनियर पार्टी के तौर पर, इनका भविष्य क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में हरियाणा में? देखिए, इन लोगों ने बीजेपी
को जनसंघ जब कहा जाता था 3% वोट मिला, 3 सीटें मिली थी। और बीजेपी 2019 के चुनाव में 303 तक पहुंच गई। 3 से 303 का सफ़र ये संघर्ष का, कमिटमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का और ईमानदारी का सफ़र था जिस पर लोगों ने भरोसा किया। इस देश में या तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बड़ी है जो नेहरू गांधी खानदान से बंधी हुई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उस खानदान के बाहर जाके कोई पार्टी का सरपरस्त बनेगा, गार्जियन बनेगा या उनकी मंशा के बगैर अध्यक्ष बनेगा। खड़गे साहब को देखिए बनाया तो गया, खड़गे पहले साहब प्रयास हुए, हालांकि खड़गे वो साहब को प्रयोग बनाया, कामयाब नहीं लेकिन हुए थे। हथियार डाले हुए से व्यक्ति को बनाया, वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर सकते। यानी या तो इनकी मंशा नहीं है, वरना कांग्रेस में और बहुत पोटेंशियल वाले लीडर थे। जैसे काफ़ी लोग थे, राजेश पायलट से लेके कांग्रेस के इतने माधवराव सिंधिया से लेके, वो तो काल कलवित हो गए, लेकिन लीडरशिप तो थी। आज के वर्तमान समय में कोई है ऐसा नेता जिनको आप मानते हैं कि खड़गे साहब के बजाय इनको कमान देनी चाहिए थी? कांग्रेस में बहुत सारे यंग लीडर्स हैं, उनके पास एक लिगेसी है, पर कांग्रेस अवसर देती नहीं है कि इनसिक्योर है। ऐसे आपने रीजनल पार्टीज की बात कही थी देश में, हरियाणा से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेके, रीजनल पार्टी भी परिवार से बाहर नहीं आई। रीजनल पार्टियों ने भी लीडरशिप की ग्रूमिंग के लिए कोई काम नहीं किया। रीजनल पार्टीज ने लोगों को अवसर नहीं दिए और इसलिए उनकी एक लिमिटेड सा दायरा था, तो लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए नकार क्या दिया। बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करने का काम कर रही है? नहीं, बीजेपी क्यों खत्म करेगी? बीजेपी केवल खत्म करने के काम पे, हम तो बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। हम अपनी खूबी के आधार पर आना चाहते हैं। हम कर्नाटक में आए थे, दक्षिण का प्रांत था, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो हमारे लिए गेटवे बना, एक दरवाज़ा बना दक्षिण का। तो हम जहाँ जहाँ सत्ता में आते हैं अपनी खूबियों से आते हैं, हम किसी को तोड़ के, कमज़ोर करके नहीं आना चाहते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई समय था जब हम कार्डर बेस्ड पार्टी थी, बड़ा कार्डर था, लेकिन मैसेज का जुड़ना ये धीरे धीरे हुआ। तो आज बीजेपी कार्डर बेस्ड मैसेज की पार्टी है। वो इसलिए है कि हमारे साथ अलग अलग विचारों के लोग जुड़े। हाँ। हम राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे, आज मुझे कोई अरेज नहीं है। कांग्रेस के लोग भी आए, जनता दल के भी आए, जेजेपी के भी आए, बीएसपी से भी आए, हमने सबको आत्मसात किया। और इसलिए पार्टी का विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में है, वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ आ जाते हैं सारे ये तो उनका अपना एक उनका फ्रस्ट्रेशन है। राजनीति में है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है, तो हमें संगठन भी खड़ा करना और चुनाव भी जीतना है। हम कोई यहाँ सत्संग करने के लिए नहीं आए कि हम हुड्डा जी को तस्तरीम परोस के राज दे दें कि नहीं जी हम तो नैतिक ही बने रहेंगे। हमारे साथ हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग जोड़ेंगे भी, जोड़ा भी है, उनको समरस भी किया है। आज किरण चौधरी जी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, पार्टी ने उनको अच्छे तरीके से जोड़ा है। कुछ और लोग भी संपर्क में हैं कांग्रेस के? बहुत लोग आते हैं जिनकी इच्छा है बीजेपी से जुड़ने की। हुड्डा साहब के राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार तो सपने और तैयारियां पूरी थी सरकार बनाने की, रथ भी मंगा लिए गए थे वोट काउंटिंग वाले दिन रोहतक में। अब देखिए, ये तो सही है कि आवरण चर्चा इस तरीके की थी, पर धरातल कुछ और ही कह रहा था जिसको वो भांप नहीं पाए। वो केवल जन चर्चाओं पर निर्भर रहे। बीजेपी धरातल पर काम कर रही थी, क्योंकि मैं तो खुद एविडेंस हूँ, खुद साक्षी हूँ और खुद मैंने काम किया है। हमें दूर से कुछ लोगों को ही बहुत, जो ये भी हमारे हक में थी कि इतना ज़्यादा हुड्डा हुआ, कांग्रेस हुआ, तो एक एडवांटेज इसका भी मिला। अच्छा, आपके जो बड़े नेता आते थे, जब भी हमने रैलियां सुनी, डायरेक्ट हुड्डा साहब को टारगेट करते थे, ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा था? वो लोग तो देखिए वोट करेंगे जो हुड्डा को सीएम देखना चाहते थे, लेकिन जो लोग हुड्डा साहब को सीएम नहीं देखना चाहते थे वो एंटी हुए होंगे कांग्रेस से? नहीं, ये भी रणनीति? ऐसा नहीं, रणनीति नहीं होती, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव हो रहा था। तो टारगेट तो उन्हीं को करेंगे। राज में वो रहे हैं, गलतियां उन्होंने करी थी, तो उसका गुणगान तो होगा ही होगा। तो कोई ऐसा नहीं था कि केवल उनके टारगेट करने से चुनाव जो हरियाणा का जीता, हमने केवल हुड्डा जी के विपक्ष के कारण नहीं जीता। ये चुनाव बीजेपी ने अपनी खूबियों से जीता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नीचे परिश्रम किया, अच्छी प्रबंधन हमने किया, अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई। आप ये देख लीजिए, इसको किसी ने गौर नहीं किया होगा। मैं जब लोकसभा में आया था तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, केवल 20-22 दिन का समय था। कैंडिडेट तय हो चुके थे, कैंपेन शुरू हो चुका था। जवान, पहलवान, किसान, इतने सारे आंदोलन के बाद जब लोकसभा का फिगर होता है, तो हो सकता है लोकसभा की सीटें हमने 5 हार ली, 5 जीती,
पर उसके पीछे जब हम 44 सीटों पर लीड करते हैं तो ये समझ जाना चाहिए था विरोधियों को भी, अखबार नवीसों को भी, एनालिस्ट को भी, कि वहाँ बीजेपी के लिए हरियाणा गॉन केस नहीं है। यानी इतनी एडवर्स कंडीशन में 44 सीटें जीतना ये इंडिकेट कर रही थी, जिसको हमने साइलेंटली ऑब्जर्व किया और उसी पर वर्किंग करी। तो चुनाव हमने अपनी खूबी पर जीता है। आप लोगों ने जब कांग्रेस ये कह रही थी लोकसभा में हाफ कर दिया है बीजेपी को, विधानसभा में साफ कर देंगे, आप लोगों ने एक उसे सबक और चुनौती के तौर पर लिया, कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर लिया कि लोग तो हमारी सरकार बनाना ही चाहते हैं, उसे और कॉन्फिडेंस के तौर पर लिया। ये तो आप मानते हैं? उनका अति आत्मविश्वास था और हमारी साइलेंट वर्किंग थी। आप क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, और हरियाणा में जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, इस वक्त भी बयानबाजी तेज है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विरोधी दल ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हरियाणा में जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है। मेरे ख्याल से यदि चुनाव का विश्लेषण बूथ से करेंगे, विधानसभा से करेंगे, तो जाटों का भी एक अच्छा प्रतिशत बीजेपी को इस चुनाव में मिला है। जब इतनी सारी प्रतिकूलता जो प्रचारित की जा रही थी, जाट डेमोक्रेटिक है, जाट पैट्रियोटिक है, वो देश के मुद्दों को समझता है, देश की ज़रूरत को समझता है, देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए उसने काम किया है, देश की सीमा की रक्षा के लिए काम किया है। इसलिए केवल जाट जाट का हल्ला मचा के उसको दूसरी जातियों से अलग करना ये राजनीतिक साजिश हो सकती है, सच्चाई नहीं है। आप मान रहे हैं कि अलग हुए हैं या ऐसा प्रयास किया गया है? कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हुए वो लोग, विरोधी लोग। इस बिरादरी ने देश के लिए भी और देश के विचार के लिए भी, जिसका रिप्रेजेंटेशन बीजेपी करती है, विरोध तो सब जगह होता है, पार्टियों के भीतर भी है, लोगों में भी है, परिवारों में भी होता है, समाज में भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जाट देश के लिए जीने मरने वाली कौम है, वो सियासत से ऊपर है और उसने देश की ज़रूरत के हिसाब से ही 19 में 14 में मोदी जी को ठोक के वोट दिया, मेरिट पे वोट दिया, मुद्दों पे वोट दिया, और इस बार भी हरियाणा में अच्छी तादाद में बीजेपी को समर्थन मिला। आपने शुरुआत में कहा कि बीजेपी को अर्बन वोटर की पार्टी माना जाता था, आप मान रहे हैं कि पुराने समय में कहा जाता था? मैंने 3% के समय कहा, 303 के समय नहीं कहा। अब रूरल वोट भी साथ है, किसान का मेरे भी साथ है। मैंने कहा बीजेपी कार्डर बेस्ड मासेज की पार्टी है, बीजेपी आज मासेज की पार्टी है। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार के, राजस्थान में भी किस तरह से आप देख रहे हैं, काम हो रहा है, वहाँ भी विकास का पहिया चल रहा है रफ्तार से? देखिए, जो परिपाटी वाजपेयी जी ने देश में बुनियादी विकास की और जो वैचारिक मुद्दों के समाधान की शुरुआत करी, उन्होंने परमाणु परीक्षण से लेके क्रेडिट कार्ड तक, जो फसलों की बीमा योजना से PMGSY तक, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। जनधन के खाते सामान्य बात आज लगती होगी, लेकिन 60 करोड़ खाते खुले हैं। उज्ज्वला के 10 करोड़ कनेक्शन यूं ही नहीं होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से देश की महिलाओं को स्वाभिमान और आरोग्य यूं ही नहीं मिलता है। राम मंदिर यूं नहीं बनता, 370 यूं नहीं खत्म होता। तो इस देश में जो समग्रता है विकास की और उसको जिया है, तो जो डबल इंजन का कंसेप्ट है कि केंद्र की जितनी योजनाएं उनको ठीक से धरातल पर लागू करना है। आज आयुष्मान क्यों लागू है कि केंद्र उस पर निगाह करता है। आज हाईवे क्यों बन रहे कि केंद्र की इच्छा है, और वो बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी पार्टी के, हर जगह ही समग्र रूप से, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन सहूलियत ये है कि जहाँ बीजेपी के विचार की सरकार है जी, वो बीजेपी के विचार की सरकार उसको अच्छे से लागू करती है, तो राजस्थान में भी फायदा और हरियाणा में फायदा। आरएसएस से बाइंड अप की ओर आते हुए, आरएसएस से आपने शुरुआत की, एबीवीपी में भी आप रहे, पद भी अलग अलग आपने संभाले हैं, अब हरियाणा में भी जिम्मेदारी है। क्या आगामी दिनों में कुछ और बड़ी जिम्मेदारी भी सतीश पूनिया साहब के पास हम देख सकते हैं? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और सामान्य कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो एक हैसियत से बैठा हूँ, ये हैसियत मुझे पार्टी ने दी है। मैं हो सकता है एम्बिशियस लगता हूँ, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। पार्टी की मर्यादा में काम करने वाला हूँ। मैंने बहुत प्रतिकूलताएं भी देखी हैं, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, हार जीत भी देखी है, जीत भी देखी है, हार भी देखी है। और जो लोग राजनीति से जिस वजह से आकृष्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मुझे उस तरीके का कोई आकर्षण नहीं है कि केवल मैं मेरे लिए काम करूं। मैं काम करता हूं विचार के लिए, पार्टी के लिए, या मेरे पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनके लिए काम करता हूं। मुझे जो भूमिका दी है उसमें 100% अपना सर्वश्रेष्ठ देना। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पार्टी को जैसा ठीक लगा मैंने परिणाम दिया, और मुझे संतुष्टि है
शीशे के सामने खड़े होके कि मुझे पार्टी ने जो भूमिका दी, मुझे इज्जत दी और उसके बदले में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाया। ईमानदारी से तो काम मेरे करते हैं। लिए पार्टी ने जो तय करना है, मेरी न कोई डिमांड है, न मैं किसी को मांगने जा रहा, न मैंने किसी को जताया, न मेरी इच्छा। पार्टी जब जो भूमिका देगी मुझे ईमानदारी से सच्चे काम सिपाही के तौर पर काम करते जी, रहेंगे। बिल्कुल। अब एक पुस्तक भी आपने लिखी है, कभी लगा कि पुस्तक लिखी जानी चाहिए? नहीं, मैं ये पुस्तक तो मेरा 5 साल का विधायक का कार्यकाल का जो अनुभव था, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का, तो उसके मेरे फ्लोर पे जो भाषण थे वो अलग अलग मुद्दों पर थे। इच्छा थी कि जो नए विधायक आ रहे हैं वो विधानसभा की कार्यवाही से लेके और मुद्दों को समझें, और मेरा भी अपना एक संकलन इस नाते होगा। तो अच्छी पुस्तक है और मुझे नए लोगों के लिए खास तौर पर, बल्कि राजनीति के लोगों के लिए, मैंने तो हमारे राजस्थान में भी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी और कल हुड्डा साहब को भी कहा ये किताब आपके भी काम आ सकती है। कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है विरोधियों को भी। जी। अच्छा, एक तो सतीश पूनिया साहब वो नेता हैं जो विरोधियों पर हमलावर नजर आते हैं, संगठन की मजबूती के तौर पर काम करते हैं, पुस्तक भी लिख रहे हैं, साथ ही आपकी बेटी के साथ आपका वीडियो हम देख रहे थे, बाल कंघी करते भी नजर आते हैं एक पिता के तौर पर। देखिए, जो इंसान का जन्म होता है, यूँ बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है। उसके बाद जब उसमें समझ होती है तो कुछ तो ईश्वर भाग्य तय करता है, कुछ उसका पुरुषार्थ करता है। आपको अपना दिमाग कई भूमिकाओं में काम करना होता है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ मुझे अच्छा बेटा मानती है, मेरी पत्नी अच्छा पति मानती है, मेरी बेटी अच्छा पिता मानती है, मेरी बहन अच्छा भाई मानती है। तो मेरे लिए संतुष्टि है कि मैं, हालांकि इसमें तकलीफ तो आती है हम जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए बहुत लंबा समय काम करते हैं, पर मैं परिवार को भी उतना ही समय देता हूँ जितना वो मांगते हैं, जितना जायज़ होता है। वो कभी डिमांड करते हैं कि फिल्म देखने जाना है तो मैं चला जाता हूँ, कहीं खाना खाने जाना है तो मैं चला जाता हूँ, दोस्तों के बीच में गपशप करनी होती है चला जाता हूँ, कहीं क्रिकेट खेलने जाना तो मैं चला जाता हूँ, आज भी किताब लिखनी है तो लिख लेता हूँ, फिल्म देखनी है तो देख लेता हूँ। पार्टी बहुत टिपिकल टास्क देती है वो भी कर लेता हूँ। 2 बार की कार सेवा में मैं गया हूँ, कश्मीर के मूवमेंट में मैं रहा हूँ, एबीवीपी के अरसे में 1 दशक तक आंदोलन ही जिए हैं जिसमें जेल जाना और लाठियाँ खाना, ये सारा कुछ किया है। तो मुझे संतुष्टि है कि जहाँ जहाँ लोग मुझे मेरी ज़रूरत समझते हैं मैं उस भूमिका को पूरी करता हूँ। तो मेरे को लगता है कि इस नाते मेरा जीवन सफल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातों के आपने बेबाकी से जवाब दिए, किस तरह से संगठन में जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है, परिवार और सामाजिक रिश्ते हैं उनको भी कैसे तालमेल से साथ लेकर चल रहे हैं। तो सतीश पूनिया जी को आप सुन रहे थे, तमाम बातों को लेकर इनसे खास चर्चा हमने की है, हरियाणा को लेकर, राजस्थान की सियासत को लेकर, विरोधियों को लेकर, सरकार के कामकाज और विरोधियों के आरोपों को लेकर।